हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। तो चलिए, नवरात्रि स्टार्ट हो गई। नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो चलिए, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। तो हम CUET सिलेबस फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का MCQ सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 20 MCQ सॉल्व कर लिए थे। और जैसे हमने वादा किया था आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम और MCQs आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs चैप्टर नंबर 3 के। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया था, 20 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। हमने कहां से पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 21 से देखना है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से आ जाओ। कहां गए क्वेश्चन नंबर 21? ये है 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये हमने सॉल्व नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो ये क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन का कहना है कि सर हमें बता दीजिए, क्या बता दीजिए कि द लेंथ ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस बाय स्ट्रेचिंग द न्यू रेजिस्टेंस इज। एक वायर थी, उसकी लेंथ को हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और उस वायर का रेजिस्टेंस कितना था? 50 ओम था, 50 ओम था। हमने उसकी स्ट्रेंथ लंबाई को खींच करके कितना कर दिया? ट्वाइस कर दिया, यानी डबल कर दिया, बड़ा कर दिया, डबल कर दिया। अगर हमने लेंथ को ट्वाइस करके डबल कर दिया है तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपको बताना है। तो भैया R1 हम मान लिया कितना है? R1 है 50 ओम। हमें क्या पता करना है? R2 पता करना है। L कह रहा है, जो L2 है वो 2 टाइम्स ऑफ L1 हो गया है। L2 कितना है? 2 टाइम्स ऑफ L1 हो गया है। अब वॉल्यूम तो कम हुआ नहीं होगा, तो A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2 कर लेते हैं। यहां से अगर आप देखें तो L2 बाई L1 बराबर कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2 बाई 1, या फिर सिंपली 2 लिख सकते हैं। और यहां से A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू L2 बाई L1, वो भी कितना आ जाएगा? 2 बाई 1 आ जाएगा। अगर हम R2 अपॉन R1 करते हैं तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1 डिवाइडेड बाय रो L2 अपॉन A2 हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, L2 यहां रहेगा, A2 यहां रहेगा, L1 यहां रहेगा और A1 यहां रहेगा। तो रो से रो कैंसल। R2 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी? 50 ओम। और L2 अपॉन L1 मल्टीप्लाई बाई A1 अपॉन A2। अब भैया L2 अपॉन L1 की वैल्यू कितनी? 2। L2 अपॉन L1 की वैल्यू 2 और A1 अपॉन A2 की वैल्यू भी 2। 2 2 जा 4। तो R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 इंटू 50 आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 200 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने ये देखा कि अगर किसी वायर के रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। किसी वायर की रेजिस्टेंस नहीं, किसी की वायर की लेंथ को डबल कर देते हैं। खींच करके अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो लेंथ को डबल करने से उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। अगर सोचिए इसी वायर को हम खींच करके 3 गुना कर देते, यानी लंबाई इसकी ट्रिपल कर देते, ऐसे खींचते कि इसकी लंबाई कितनी हो जाती? 3 गुना हो जाती। मतलब मान लीजिए पहले 10 सेंटीमीटर थी तो अब 30 सेंटीमीटर हो गई होती वायर की लेंथ। तब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 गुना। यानी अगर हम किसी वायर के रेजिस्टेंस, किसी वायर की लेंथ को जितने टाइम्स बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या कर देंगे? अगर हमने n टाइम्स खींच करके उसकी लंबाई को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। तो लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, और क्योंकि लंबाई बढ़ेगी तो मोटाई घटेगी, मोटाई घटेगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी आप देख रहे हैं, खींचने पर, किसी वायर को खींच करके 2 गुना 3 गुना करने पर लेंथ की वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ा और एरिया कम होने की वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ गया, जिस वजह से रेजिस्टेंस कितना हो जाता है?
n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्रॉस 0.1 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर। तो भैया कुछ ऐसा एक वायर है हमारे पास जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, रेक्टेंगुलर है, कुछ ऐसा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, रेक्टेंगुलर है, लेंथ ये है, ये लेंथ है, और इस लेंथ की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसकी वैल्यू कितनी है 1 क्रॉस 0.5 सेंटीमीटर। कनेक्टेड टू द बैटरी अक्रॉस अपोजिट फेसेस द रेजिस्टेंस विल बी, सभी केस में हमसे मैक्सिमम 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 या फिर सेम इररिस्पेक्टिव टू द 3 फेसेस। यहां पे 3 फेसेस हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस इस फेस और इस फेस के लगा सकते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस इस फेस पे और इस फेस पे लगा सकते हैं, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस सामने वाले और बैक वाले पे लगा सकते हैं, इस वाले पर और इसके अपोजिट वाले पर। भाई क्यूब होते हैं उसके 6 फेस होते हैं, तो अगर हम 6 फेस का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो 3 कॉम्बिनेशन मिलेगा, हम 3 तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो अब हमसे पूछ रहा है किस कंडीशन पर मैक्सिमम होगा। तो हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। जिसका एरिया सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, और जिसका लेंथ सबसे ज्यादा होगा उसके लिए रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। तो लेंथ किसके लिए सबसे ज्यादा होगी? अगर हम लेंथ लेते हैं 10, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा 10 में यूज ना हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया में 10 यूज नहीं होना चाहिए। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया में 10 यूज हो गया तब तो वो लेंथ में नहीं यूज होगा। भाई ये लेंथ है ना, ये लेंथ है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेंथ यूज या 10 सेंटीमीटर वाली लेंथ यूज नहीं होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर का काम किस में आना चाहिए? लेंथ में यूज आना चाहिए, लेंथ में यूज आना चाहिए। तो अगर 10 सेंटीमीटर का यूज हम लेंथ में करना चाहते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा क्या होना चाहिए? क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा 1 क्रॉस 0.5 होना चाहिए। तो मैक्सिमम क्या होगी? व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 सेंटीमीटर क्रॉस 0.5 सेंटीमीटर, या फिर 10 सेंटीमीटर। देखो यहां पर और यहां पर तो 10 सेंटीमीटर दिया है, ये तो गलत हो गया और सेम हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 और की ओर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23? तो द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाई 200 वोल्ट और 100 वॉट बल्ब, एक बल्ब है 100 वॉट का जिसको 220 वोल्ट रेटेड है, वो मतलब उस पर लिखा हुआ है 100 वॉट 220 वोल्ट, यानी अगर 220 वोल्ट पर वर्क कराओगे, लोड दोगे, पोटेंशियल दोगे तो कितना पावर लगेगी? 100 वॉट पावर लगेगी। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ऑपरेटेड एट 100 वोल्ट, अगर उसको हम 110 वोल्ट पर अप्लाई करें तब क्या होगा? ये पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा चुका है, पिछले क्वेश्चन में भी ये वीडियो सॉल्व किया जा चुका है और इसका आंसर क्या आएगा? 25 वॉट इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 25 वॉट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। इन एन एमीटर is to be used, if an ammeter is to be used in place of a voltmeter, अगर हम वोल्टमीटर की जगह पर क्या यूज करना चाहते हैं? एमीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वोल्टमीटर की जगह पर हम अमीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, देन वी मस्ट कनेक्ट विथ द अमीटर तो हमें अमीटर के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? यानी हम वोल्टमीटर की जगह पर एमीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? भैया हमें जोड़ना पड़ेगा लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सॉरी हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्या जोड़ना पड़ेगा? हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा हाई रेजिस्टेंस। अगर पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट जो है वो उसकी तरफ चली जाएगी, कम से कम करंट जाएगी और मैक्सिमम करंट कहां से पास कर जाएगी? एमीटर से पास कर जाएगी, काम हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आ गया, क्या भाई? किरचॉफ रूल पर आ गया। किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ का पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 और दूसरा रूल कहता है सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये हमने किरचॉफ के 2 रूल पढ़े थे। वेयर द सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग, यानी सिंबल का जो मीनिंग होता है वही है, आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होते हैं? तो जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तब आपको बताया गया था कि थ्योरी पढ़ाते समय आपको यह बताया गया था किरचॉफ लॉ किस पर बेस्ड होता है?
और किरचॉफ सेकंड लॉ किस पर बेस्ड होता है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है, और दूसरा वाला किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। कहीं पर है ऐसा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसीलिए कहा गया था थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आप जरूर पढ़े। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी? याद कीजिए थ्योरी जो पढ़ाए थे फर्स्ट वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, वहां पर आपको बताया गया था कि जो मेटल होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो होता है पॉजिटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, यानी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। किसके लिए? मेटल के लिए। और किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये उस वीडियो में बताया गया है, तो ध्यान से उस वीडियो को देख लीजिएगा। एक्सप्लेन किया गया है कि नेगेटिविटी किसकी होती है, पॉजिटिव किसका होता है, किसका क्या होता है, सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है इंट्रोडक्टिव वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई अक्रॉस अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड टू 2V, यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो हमने लगा रखा है उसको V से हम 2V कर देते हैं, विथ इट्स टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर विल बी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी या कितनी घट जाएगी? भैया I इज इक्वल टू NEAVD होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। यानी अगर V डबल हो गया तो I डबल हो गया, और अगर I डबल हो गया तो VD क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। कहीं लिखा है बी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, अपनी इनिशियल वैल्यू का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ओम्स लॉ से कॉन्सेप्ट आएगा। हमने पढ़ा I इज इक्वल टू NEAVD होता है, इट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर हम जानते हैं कि यहां से हमें दिख रहा है कि VD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, और ओम्स भाई साहब कहते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो अगर 2V हो जाएगा तो 2I हो जाएगा, और अगर 2I हो जाएगा तो 2 ऑफ VD हो जाएगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपनी इनिशियल वैल्यू की क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 कहता है a constant voltage is applied between the two ends of a uniform metallic wire, एक यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर है, यानी हर जगह उसकी मोटाई बराबर है, उस पे क्या लगाया गया? एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया गया। हीट कितनी प्रोड्यूस होती है? H इज डेवलप्ड इन इट, हीट H डेवलप होती है। हीट का फॉर्मूला क्या बताया गया था? I स्क्वायर RT बताया गया था। क्या बताया गया था? I स्क्वायर RT। If another wire of the same material double of radius and twice the length, लेंथ में डबल हो और रेडियस में भी डबल हो, रेडियस और लेंथ दोनों में डबल हो, as compared to the original wire is used, then the heat developed in it, तो हीट कितनी डेवलप होगी आप ये बताइए। उस कंडीशन पर हीट कितनी डेवलप होगी? तो भैया अगर पहले रेजिस्टेंस कितना रहा होगा? R था, अब बाद का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें? पहले का रेजिस्टेंस मान लेते हैं रो L बाई ए था, रो L बाई ए, या फिर इसको लिख सकते हैं रो L बाई पाई R स्क्वायर, लिख सकते हैं। R2 कितना आ जाएगा? सेकंड वाला रेजिस्टेंस, रो कह रहा है 2L डबल हो जाएगा और रेडियस भी डबल हो जाएगी, यानी पाई 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका रो इंटू 2L अपॉन पाई 4R स्क्वायर, यहां से 2 कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा पाई L अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, यानी 1/2R क्या हो जाएगा? 1/2R हो जाएगा। 1/2R अगर हम यहां पर पुट करके देखें तो H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? I स्क्वायर R की जगह पर आ जाएगा R/2 इंटू H इंटू T, तो यहां से क्या मिल गया? I स्क्वायर RT, और I स्क्वायर RT की वैल्यू क्या आ गई है? H आ गई है, तो H2 क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा, यहां से H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? H2 की वैल्यू आ जाएगी H/2, कितनी आ जाएगी? H/2। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कहता है इन अ डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रिस्पेक्टिवली,
डीसी सर्किट में बैटरी के अंदर की करंट और बैटरी के बाहर की करंट की बात हो रही है। तो हम जानते हैं डीसी करंट में, डीसी सर्किट में एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है जो बैटरी बनाती है, और अगर हमें सर्किट कंप्लीट करना है तो हमें पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट को जोड़ना पड़ेगा। हम जानते हैं चार्जेस का या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा आउटसाइड, और इनसाइड की बात करें तो कहां होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तो पहले क्या लिखा है, इनसाइड, इनसाइड मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली कहानी ए और बी ऑप्शन तो हो गया गलत। अब बचा क्या, सी और डी में से कोई एक होगा, टर्मिनल, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और यहां क्या लिखा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाहर की तरफ करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और अंदर की तरफ करंट जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ग्राफ से, a cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R। एक सेल जो है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r, और EMF कितना है, कैपिटल E है, उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा रखा है। द ग्राफ ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल V एज फंक्शन ऑफ R। तो ग्राफ क्या होगा इसका, आपको ग्राफ बताना है। तो अब भैया जानते हैं कि ग्राफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा नहीं, तो क्या हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। क्या आ जाएगा, ई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसा बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलें। 31 कहता है कि द करंट आई एंड वोल्टेज वी, करंट आई और वोल्टेज वी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है दो टेम्परेचर के लिए, एक T1 टेम्परेचर के लिए, एक T2 टेम्परेचर के लिए, मेटेलिक वायर के लिए टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। भाई मेटेलिक वायर वही है, एक ही मेटेलिक वायर के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ दिया हुआ है, दो अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि कम से छोटा सा वोल्टेज बढ़ाने पर करंट की वैल्यू ज्यादा हो गई। यहां पर हमें वोल्टेज की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ानी पड़ी यहां से यहां तक, जबकि करंट की वैल्यू यहां से यहां तक ही बढ़ी, और इस वाले के लिए वोल्टेज सिर्फ इतना बढ़ा और करंट की वैल्यू यहां से यहां बढ़ गई। तो आप देख रहे हैं कि छोटे वाले में, यानी दूसरे वाले में, T1 वाले के लिए करंट धीमे धीमे बढ़ रही है, वोल्टेज ज्यादा बढ़ाने पर करंट धीमे धीमे बढ़ रही है, और पहले वाले के लिए वोल्टेज कम बढ़ाने पर करंट बहुत तेजी से बढ़ रही है। करंट बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और करंट तेजी धीमे धीमे बढ़ रही है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, यानी जो T1 होगा वो T2 से क्या होगा, बड़ा होगा। जो T1 होगा वो T2 से बड़ा होगा, और ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज 5 वोल्ट। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है सेल का, 5 वोल्ट है, एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, यानी E इज इक्वल्स टू 5 और स्मॉल r इज इक्वल्स टू 2 ओम। दिस सेल इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.4 ओम। करंट कितनी है, 0.4 एम्पियर, सॉरी 0.4 एम्पियर है। देन वोल्टेज ऑफ पोल्स ऑफ अ सेल, तो सेल्स के जो पोल्स हैं उसके वोल्टेज कितना होगा, हमसे V पूछ रहा है। R भी नहीं पता हमको, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, E इज इक्वल्स टू I R प्लस R, ये होता है फॉर्मूला। तो E की वैल्यू 5, I की वैल्यू 0.4, R स्मॉल दिया हुआ है 2, कैपिटल R नहीं पता है, ये जाएगा नीचे तो 0.4 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 50/4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस R। यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 12.5 माइनस 2 यानी 10.5 आ जाएगा। और V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, यानी 12.5 इंटू 0.4 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 4.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। ये आ गया कलर कोड वाला कंडीशन। कलर कोड याद है, बीबी रॉय, क्या बताया गया था, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन
ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ये इसका शॉर्ट फॉर्म था। बी यानी ब्लैक, बी ब्लैक 0 को रिप्रेजेंट करेगा। बी यानी ब्राउन किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 को रिप्रेजेंट करेगा। आर यानी रेड किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ओ यानी ऑरेंज किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को रिप्रेजेंट करेगा। वाई यानी येलो, येलो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ग्रेट से ग्रीन निकलेगा, ग्रीन यानी 5। क्या था? ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी ब्लू, ब्लू से क्या निकलेगा? 6 वैल्यू मिलेगी। वी यानी वायलेट, वेरी था, वायलेट, वायलेट का मतलब 7 हो गया। जी यानी इसका मतलब ग्रे हो गया, ग्रे यानी 8 नंबर। और डब्ल्यू यानी व्हाइट, व्हाइट का मतलब 9 नंबर हो गया। अब यहां पर क्या कह रहा है? इन फिगर कलर्स ऑफ द 4 बैंड्स आर रेड रेड रेड। कितना है? रेड रेड रेड। तो पहला कलर पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा कलर दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरा कलर 10 की पावर, और क्या बन गया? ये ओम आ गया। इतना हो गया 22 इंटू 10 टू दी पावर 2। कहीं लिखा हुआ है 22 इंटू 10 टू दी पावर 2, काम खत्म। लेकिन अगला क्या लिखा है? सिल्वर, सिल्वर यानी टॉलरेंस। 3 कलर बताया गया था, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। गोल्ड में 5%, सिल्वर में 10%। तो आगे क्या लगता है? प्लस माइनस 10%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34। इन फिगर द कलर्स ऑफ 4 बैंड्स आर येलो वायलेट ब्राउन। येलो वायलेट ब्राउन, येलो के लिए क्या था? येलो के लिए था 4, ब्राउन के लिए, वायलेट के लिए क्या था? वायलेट के लिए था 7, वायलेट के लिए 7, ब्राउन के लिए 2 1, तो 10 टू द पावर 1। गोल्ड है तो प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 इंटू 10 टू द पावर 1 ओम और प्लस माइनस 5%, क्योंकि गोल्ड दिया है तो टॉलरेंस कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल मेजर करने के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? क्या मीटर ब्रिज होता है, क्या वोल्ट मीटर होता है, या मीटर होता है? हम क्या नापते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से? पोटेंशियोमीटर से क्या नाप सकते हैं? ईएमएफ नापते हैं। तो ईएमएफ नापने के लिए सबसे बेस्ट कौन हो जाएगा? पोटेंशियोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। कंसीडर अ पोटेंशियोमीटर सेटअप वेयर अ सेल ऑफ 2.25 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 63 सेंटीमीटर। बताया गया था जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है। तो पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ कितना है? सेल का ईएमएफ है 2.25 वोल्ट, जिसका बैलेंस पॉइंट कितना है? 63 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या दिया? V1 दे दिया कितना? 2.25 वोल्ट, और L1 कितना दे दिया? बैलेंस पॉइंट कितना है? 63 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द वायर, नाउ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल। हमने सेल को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 21 सेंटीमीटर, और बैलेंस पॉइंट कितनी सेंटीमीटर पर आ गई? 21 सेंटीमीटर पर आ गई। तो हमसे क्या पूछ रहा है? देन द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल। तो सेकंड सेल की ईएमएफ क्या होगी? तो भैया V1 अपॉन L1 इक्वल्स टू V2 अपॉन L2 हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी? 2.25 और L1 की वैल्यू 63। V2 की वैल्यू पता करना है, L2 की वैल्यू 21 दिया हुआ है, कैंसिल किया 3 टाइम्स, यहां से कैंसिल किया, V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5 वोल्ट आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 0.75 आएगा। कितना आएगा? 0.75। ठीक है, तो 0.75 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी से मतलब क्या है पोटेंशियोमीटर की? पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिव से मतलब यह है कि थोड़े से करंट पर हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिले। गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर हमें थोड़े से थोड़े करंट पर हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता है, या थोड़े से पोटेंशियल ड्रॉप पर हमें ज्यादा से ज्यादा एल मिलता है, लेंथ मिलती है, पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ा सा हो और जो शिफ्टिंग हो लेंथ की वो कितनी हो? ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा उतना ही पोटेंशियोमीटर हमारा अच्छा होगा। तो भैया द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज करेंगे? डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल वायर की थिकनेस को कम कर दीजिए। थिकनेस को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, वायर की लेंथ को बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? वायर की लेंथ को बढ़ा दीजिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? वायर की लेंथ को बढ़ा करके क्या कर सकते हैं? सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे फिर से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां से चैप्टर नंबर 3 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर नंबर 4 यानी मैग्नेटिक की बात करेंगे और मैग्नेटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं, जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में पहले डिस्क्राइब करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, फिर हम क्या पढ़ते हैं? एमसीक्यूज पढ़ते हैं चैप्टर्स के, असर्शन रीजन पढ़ते हैं, एमसीक्यूज पढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का भी, इसके प्रीवियस वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर फिजिक्स की प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।